फिर से वही सपना देखा? उसका कॉल आया था फिर से? हाँ, और वो भी ताऊ जी के सामने। सुभाष, कल सुबह तक मेहरा जी का ऑर्डर किसी भी हालत में भिजवाना है। जी भैया, लगभग सब कुछ अच्छे से तैयार है। दीदी, पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? जी पापा, कुछ दिन में एग्जाम्स हैं। रात के 10 बजे। अदिति, चा बेटा फोन उठा। हेलो हेलो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए हमें। मैंने कितनी बार बोला है, और आप प्लीज इतनी रात को कॉल मत कीजिए। अदिति, 1 महीना हो गया है अब। हर बार नए नए लैंडलाइन नंबर से कॉल्स आ रही हैं। और कितने नंबर ब्लॉक करेगी यार तू? लेकिन सिया। लेकिन क्या अदिति, शक्ल देख अपनी, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, रात को चैन से सो तक नहीं पाती है। ऐसा कब तक चलेगा यार? किसी और से नहीं तो एटलीस्ट अपने पापा से तो शेयर कर। हाँ बिल्कुल, ताकि वो सीधा जाकर ताऊ जी को बता दे, और फिर मेरी पढ़ाई, कॉलेज सब बंद। तो ताई जी को ही बता देना। नहीं बता सकती यार सिया। ताई जी और पापा को कोई बात पता हो और वो ताऊ जी को जाकर ना बताएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। घर पे एक सामान यहाँ से वहाँ नहीं होता उनकी मर्जी के बिना। तो समझ नहीं रही यार, ये कमीना कॉलर हो कौन सकता है? मैं बता रही हूँ अदिति, ये कॉलेज का ही कोई लड़का है। सॉरी। क्या यार प्रतीक, 4 आंखें दी उसके बाद भी देख के नहीं चल सकता? आई एम सॉरी अदिति। सिया, इट्स ओके प्रतीक, चुप कर सिया। क्यों डांट रही थी बेचारे को? शेक्सपियर ने कहा है, वी नो वॉट वी आर एंड नो नॉट वॉट वी मे बी। मतलब हम खुद को जानते तो हैं मगर पहचानते नहीं। वक्त और हालात उसे उसकी पहचान देते हैं, क्योंकि हालात की आंधी इंसान के इस बनावटी मुखौटे को उठा देती और उसे खुद से रूबरू कराती। अरे क्लास का समय हो गया, बाकी का ड्रामा क्लास में। चलें? अदिति, तुमने अभी तक अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया? सर वो तुमने आज तक कभी लेट सबमिशन नहीं किया और इस बार तुम 4 दिन लेट हो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? हाँ सर, एक्चुअली प्रॉब्लम तो है। नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 2 दिन में अपना असाइनमेंट सबमिट कर दूंगी। आर यू श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी फॉर द डिले। ओके। बेटा अदिति, फोन तो मेरा बजा, तुम क्यों चौंक गई? लाओ दो फोन। हेलो, हाँ पार्सल भिजवा दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा। बेटा अदिति, तो ठीक है ना? हाँ ताई जी, मुझे क्या होना था? तेरे ताऊजी और मैंने तेरी माँ से प्रॉमिस किया था, उन्हें वचन दिया था कि हम तेरा ख्याल रखेंगे। मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। बस 3 साल पहले इस घर में जो गलती हुई थी वो तुम मत दोहराना। नहीं ताई जी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ठाकुर साहब मिले थे, वो अपने छोटे बेटे विकास के लिए लड़की ढूंढ रहे। आदिति के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने उन्हें आदिति की फोटो दिखाई जो उन्हें पसंद आई। वो आदिति से मिलना चाहते हैं। पिछली बार जो कुछ भी हुआ उसके बाद ठाकुर साहब अभी भी अपने बेटे के लिए पिछली बार जो हुआ उसे भूल जाओ ज्योति, जो सामने उसे देखो। हो सकता है ठाकुर खानदान से हमारा रिश्ता होना लिखा है और रिश्ता खुद चलकर आ रहा है। विकास अच्छा लड़का है, मुंबई में रहता है, अगले हफ्ते कानपुर आ रहा है, मिल लेगा आदित्य से। पर मेरी पढ़ाई, कॉलेज का आखिरी साल है। तो फिक्र मत कर बेटा, तेरे एग्जाम्स के बाद ही तेरी शादी करेंगे। हाँ, एग्जाम के बाद ही शादी होगी, लेकिन सगाई इसी महीने होगी। ठाकुर साहब अब ज्यादा रुकना नहीं चाहते और मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ।
तू जानती तो है ताऊ जी के साथ कोई बहस नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है तो शादी होकर रहेगी। मैं तुम्हारी जगह होती तो भाग जाती। ये सब कहना आसान है, और वैसे भी किस्मत में जो लिखा है वो उससे कौन भाग सकता है। प्रतीक, यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो नोटिस, ये नोटिस 1 महीना पुराना है, आप पढ़ रहे हो उसे? तो वो मैंने देखा नहीं था। चलता हूँ सर मैं। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? अदिति, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दे सकता। कौन हो तुम? हेलो हेलो, हाँ अभी फिर से फोन आया था। इस बार धमकी दे रहा था कि किसी और से शादी नहीं करने देगा। अब बहुत हो गया, इस बार कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। हॉरर इज द रिमूवल ऑफ मास्क, यानी कि अक्सर हर मुखौटे के पीछे की सच्चाई डरावनी होती है। और यह बात काफी हद तक सच है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की असल शख्सियत, उनकी मंशा, उनके ऊपरी चेहरे एक मुखौटे के पीछे छिपे रहते हैं। प्लैंक कॉल्स करना, किसी का पीछा करना, गुमनाम संदेशे भेजना, ये सभी अलग अलग तरीके हैं किसी को परेशान करने के, जिनका इस्तेमाल सिर्फ कायर लोग करते हैं, क्योंकि वो सबके सामने अपना असल चेहरा दिखाने से डरते हैं। 22 वर्षीय अदिति रावत भी पिछले 1 महीने से ऐसी ही परेशानी से गुजर रही थी, और काफी दिनों तक नजरअंदाज करने के बाद उस दिन अदिति ने आखिरकार मदद मांगने का फैसला किया। क्या समय रहते अदिति को मदद मिल पाएगी, या फिर उसने मदद मांगने में बहुत देर कर दी? ताई जी, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, संभल के जाना। बाय बाय। कॉलेज तो 5 बजे ही बंद हो गया था। पूरी कॉलोनी में देख के आ गया। पता नहीं ये अदिति कहाँ चली गई। भाभी, वो अदिति की सहेली है ना, सिया, उसका नंबर है क्या आपके पास? नहीं, मेरे पास तो नहीं है उसका नंबर। अरे वो कोई बच्ची नहीं है जो राह चलते खो जाए। शायद हमने उसे ज्यादा आजादी देकर कुछ गलती की है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अदिति को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। 3 साल पहले भी हम सब लोग यही कह रहे थे। आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? हमारी बच्ची गायब है, उसे ढूंढने के बजाय आप पुरानी बातें लेके बैठ गए। मुझे लगता है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। सुभाष, इतनी जल्दी में फैसला लेना ठीक नहीं है। सुबह तक रुकते, पुलिस के पास जाएंगे तो बात बढ़ेगी। पर भैया, सुबह तक हम पता नहीं सर अदिति कहाँ है, और उसका फोन भी ऑफ जा रहा है। अगर तुम्हें मिले तो बोलना मैंने बुलाया है। उसने अभी भी अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है। किसी के साथ किसी तरह के झगड़े का सवाल ही नहीं है। हम तो गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, सीधा साधा कारोबार है। आप लोगों के पास अदिति के किसी दोस्त का नंबर कैसे नहीं? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी सर। दरअसल मेरी बेटी बहुत सीधी सादी है, उसके कोई खास दोस्त भी नहीं है। बस पढ़ाई करती रहती है, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, इसके अलावा कहीं आना जाना नहीं होता। पर इस बार कहीं तो गई है वो। वैसे वो कॉलेज कैसे आते जाती थी? मतलब खुद की गाड़ी थी? नहीं सर, ऑटो से आती जाती थी। हम अदिति की फोटो आसपास के थानों में भेज रहे हैं।
उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी मंगवाए, जिससे पता चल जाएगा कि उसने लास्ट बात किससे की। कल 3 सितंबर को अदिति कॉलेज ही नहीं आई थी? जी नहीं, पिछले कुछ दिनों से ना वो थोड़ी सी परेशान लग रही थी। मैंने उससे पूछा भी था कि कोई दिक्कत है, उसने बताया ही नहीं। शायद उसकी दोस्त सिया को पता हो, शायद उसे कुछ बताया हो। सिया, अदिति कल से मिसिंग है। अगर तुम इसके बारे में कुछ भी जानती हो तो बेझिझक होकर इंस्पेक्टर साहब को बताओ। सर, अदिति को पिछले 1 महीने से ब्लैंक कॉल्स आ रहे थे। क्या? हाँ सर, और उसने इस बारे में अपने घर पे किसी को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि उसके घर वाले बहुत पुराने ख्यालात के हैं। पर सिया, जब मैंने तुम लोगों से पूछा था कि ऐसी कोई दिक्कत है तो कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था ना। सिया, कोई अंदाजा ऐसा कौन कर सकता है? कॉलेज का कोई हो सकता है? हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इनफैक्ट मैंने अदिति को कई बार बोला था कि कोई कॉलेज का ही होगा। तुम उसकी दोस्त हो, हमेशा उसके साथ रहती हो। कुछ तो नोटिस किया होगा तुमने कि अदिति को कोई लड़का लाइक करता हो, उसके आसपास घूमता हो। नहीं सर, अदिति ज़्यादा लड़कों से बातचीत नहीं करती थी। इनफैक्ट वो किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। विनीत जी, मुझे क्लास के सारे स्टूडेंट से बात करनी होगी, शायद उन्होंने कुछ देखा हो, और क्लास के सारे स्टूडेंट की नेम लिस्ट चाहिए होगी मुझे। जी। सिया, अदिति कॉलेज कैसे आती जाती थी? ऑटो में? वैसे तो ज़्यादातर लोग ऑटो से ही आते जाते हैं, लेकिन मैंने अदिति को कई बार प्राइवेट टैक्सी करते हुए देखा है। कोई उसे कॉल करके तंग कर रहा था तो उसे हमें बताना चाहिए था। मेरी गलती है, मैं ही शायद उसका ठीक से ध्यान नहीं दे पाया। मैंने देखा था जब भी उसका फोन बजता था वो चौंक जाती थी। मुझे लगा शायद वो अपनी। आप कह रहे थे कि आप अदिति के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने वाले हैं, उससे कुछ पता चला? कॉल रिकॉर्ड कल तक आएंगे जगमोहन जी। तब तक हम आपके घर के आसपास चलने वाले ऑटो और टैक्सी वालों से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अदिति को किसी ने पहचाना नहीं है। वैसे अदिति की फ्रेंड सिया का कहना है कि वो अक्सर प्राइवेट टैक्सी से आती जाती है। अब वो टैक्सी से जाए ऑटो से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और इस बात से भी फर्क पड़ता है कि आप लोगों को उसके दोस्तों के बारे में कुछ पता नहीं, और ये भी नहीं पता कि वो कॉलेज कैसे आती जाती है। हमारी गलती है, पर वो ब्लैंक कॉलर वाली बात से मुझे बहुत डर लग रहा है। आप प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। सर, अदिति राउत के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए सर। और सर, अदिति के फोन पे आखिरी कॉल जिस नंबर से आया था वो फिलहाल स्विच ऑफ है, किसी शाहिद बेग का है, और दोनों में काफी बातचीत होती थी सर। शाहिद बेग? लेकिन इस नाम का तो कोई स्टूडेंट अदिति की क्लास में नहीं है। और ये पिंक नंबर किसके? सर, ये 6-7 पीसीओ के नंबर्स हैं। इनसे अदिति को लगभग 20-30 सेकंड के कॉल्स आए हैं। पक्का इन्हीं पीसीओ से अदिति को ब्लैंक कॉल किया गया होगा, और शायद इन कॉल्स के डर से ही अदिति ने टैक्सी में आना जाना शुरू किया होगा सर। मुझे इन सारे पीसीओ के एड्रेस चाहिए, जल्द से जल्द। सुभाष, मैं जानता हूं तुम पर क्या बीत रही है। मेरा रवैया सख्त है, इसका यह मतलब नहीं कि अदिति की मुझे परवाह नहीं है, और मेरी भी तो बच्ची है। गलती मेरी है भैया, मैं उसे समझ नहीं पाया। उसकी माँ की मौत के बाद मुझे उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, उसे बोलने तक का मौका नहीं दे। अगर ऐसा करते तो शायद वो उन ब्लैंक कॉल्स के बारे में बता देते। मैंने शायद उसे पहचानने में भूल कर दी, उस पर शक किया। मुझे लगा वो भी हमें धोखा देकर भाग गई, लेकिन मैं किसी भी हालत में उसे घर वापस लाकर ही रहूंगा। तब ये रोड का पीसीओ है। अब 4 घंटे पहले कौन आके गया मुझे याद नहीं है। हाँ साहब, सीसीटीवी लगवाया ना, आजकल क्या मालूम कब जरूरत पड़ जाए। ये तारीख है, इस टाइम के बीच के सारे सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे सर। 6 पीसीओ में से सिर्फ 2 जगह सीसीटीवी, और सर एक पीसीओ से 21 अगस्त को कॉल आया था अदिति को रात को 11:15 बजे, और दूसरे पीसीओ से 31 अगस्त को कॉल आया था रात को 10:35 पर। आई होप हमें वो कॉलर दिख जाए।
पूरे फुटेज में शक्ल तो नजर ही नहीं आ रही, सिर्फ पीठ नजर आ रहा है। काफी शातिर मालूम पड़ता है। कैप पहन कर आया था। जी सर। हाँ सर, मैं अभी आती हूँ। ध्यान से देखना सिया, चेहरा नहीं दिख रहा है, पर शायद बॉडी लैंग्वेज से तुम पहचान जाओ। सर ये आदमी बार बार अपनी रिस्ट वॉच एडजस्ट कर रहा है। सर ये आदत तो ये आदत हमारे प्रोफेसर विनीत की है। मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, कोई सड़क छाप रोमियो नहीं हूँ। आपको क्या लगता है मैं एक लड़की को ऐसे परेशान करूंगा? सर आप लोग गलत कर रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर आप मुझे कैसे लेकर आ सकते हैं? तुम्हारे फोन के लोकेशन डिटेल्स देखे हमने। अदिति को जिस पीसीओ से जिस टाइम पर ब्लैंक कॉल किया गया, उसी जगह उसी टाइम तुम्हारा फोन भी मौजूद था। सर ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं हमेशा अपना फोन घर पे। मैकबेथ अपने राजा के प्रति बहुत वफादार, पर लेडी मैकबेथ के कहने पर उसके मन में भी राजा बनने के ख्वाब जाग गए। फिर क्या था, उसके एक वफादार मुलाजिम होने का मुखौटा गिर गया और खुद अपने हाथों से उसने अपने राजा को मार डाला। अब सोचने वाली बात यह है कि शायद मैकबेथ को यह खुद नहीं पता था कि उसके वफादारी के मुखौटे के पीछे एक दगाबाज शख्स है। इंसानी फितरत का कोई भरोसा नहीं होता, कभी कभी चेहरे के पीछे की असलियत बहुत भयानक होती है। क्लास का टाइम हो गया, अगली बार नेक्स्ट एक्ट पढ़ के आइएगा, वो डिस्कस करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, मुझे नहीं लगता मैकबेथ ने कोई मुखौटा पहना था। इंसान खुद को ही ना पहचान सके, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है मैकबेथ ने ये सब उसकी बीवी के प्रभाव में आकर किया था। फाइनली इस क्लास में कोई तो है जो लिटरेचर में दिलचस्पी लेता है, वरना बाकी सब तो उल्लू की तरह ताकते रहते हैं। और रहा ताल्लुक तुम्हारे सवाल का, तो ये सवाल तुम अपने आप से पूछो। पिछले 1 साल में पहली बार तुमने मुझसे आके कोई सवाल किया है? क्या तुमने कभी ये सोचा था कि तुम सामने से आकर मुझसे शेक्सपियर डिस्कस करोगी? शायद ऐसी भी कोई अदिति है जिसे हम क्या तुम खुद नहीं जानती। वो बहुत शांत स्वभाव की थी, बाकियों से बिल्कुल अलग। मैं उसे करीब से पढ़ना चाहता था, जानना चाहता था। उसकी सादगी मुझे भाने लगी थी। वही मीठी आवाज़ सुनने के लिए मैं उसे ब्लैंक कॉल्स किया करता था, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई उसे बताने की। फिर इस बीच मुझे पता चला कि उसकी शादी की बात चल रही है। अदिति अभी सिर्फ तू 22 साल की है, इतनी जल्दी शादी कौन करता है? और तूने कुछ बोला नहीं? तू जानती तो है, ताऊ जी से कोई बहस नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है तो शादी होकर रहे। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। वो ऐसे कैसे किसी और के साथ शादी कर सकती थी? इसलिए उस दिन मैंने उसे कॉल करके पहली बार बात की। अदिति, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दे सकता। तेरी लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे। ये बता अदिति कहाँ है, क्या किया तूने उसके साथ? सर मैंने उसके साथ में कुछ नहीं किया है। चुपचाप सच बता दे। अब लेक्चर खत्म, प्रैक्टिकल शुरू होगा, जिसमें सिर्फ सच बाहर आएगा। शंभू। जी सर। शुरू हो जा। किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकते यार। I mean, प्रोफेसर विनीत जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसी हरकत कर सकते हैं? हाँ, कौन असल में क्या है ये तो कोई नहीं बता सकता। बेचारी अदिति, एक तो पहले ही उसके घर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी और अब ये ब्लैंक कॉल्स का चक्कर आके उसके सर पड़ गया। तुझे अंदाजा भी नहीं होगा यार कि उसके घर वाले हर बात को लेके कितनी रोक टोक करते थे। मैंने क्या किया पापा? जीन्स पहनने में क्या गलत है? बाकी लड़कियां भी तो पहनती हैं। दुनिया अगर गलत करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी देखा देखी हम भी गलत करें। तो जानती है ना ताऊ जी को, उन्हें ये सब पसंद नहीं है। और आपको पापा? मैं जानती हूँ पापा, नाम सिर्फ ताऊ जी का आता है, पर आपकी सोच भी उनसे कुछ अलग नहीं है। ऐसी बात नहीं है बेटा, हम जिस समाज में रहते। पापा आप भी उन्हीं की तरह है, समाज की तरह, जो हर वक्त बस लड़कियों पर पाबंदियां लगाने के लिए और उन्हें हर बात के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए खड़े होते हैं। काश आज माँ जिंदा होती, वो ऐसा कभी नहीं होने देती। अदिति,
सर अदिति को मैंने किडनैप नहीं किया है। ये आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। कोर्ट में पेशी है तेरी, हमने अर्जी दाखिल की तुझे रिमांड पर लेने के लिए। अब देखते हैं तू सच कैसे नहीं बोलता। 10 दिन हमारे साथ जेल में रहेगा ना तो सब उगल देगा। सर एक बात बहुत अजीब है, अदिति रोज एक प्राइवेट टैक्सी में आया जाया करती थी, और यही नहीं, रोज वो टैक्सी एक ही होती थी। प्राइवेट टैक्सी, मालिक सबका एक है। देख प्रोफेसर, तू बच्चों को भले ही कुछ भी पढ़ाता हो, या हमें पढ़ाने की कोशिश मत करना। सर मैं सच बोल रहा हूँ। अक्सर कॉलेज खत्म होने के टाइम पर मैं गेट पे खड़ा रहता था अदिति को जाते हुए देखने के लिए। तब मैंने कई बार देखा वो व्हाइट कलर की प्राइवेट टैक्सी में ही जाया करती थी। शायद मेरा ध्यान हमेशा अदिति पर था, इसलिए इस बात पर कभी ध्यान नहीं गया। काफी झूठ बोल रहा है प्रोफेसर, कहानियां सुनाने में माहिर है सर। एक लीड मिली है, चेक तो करना पड़ेगा। 4 दिन हो गए, अभी तक अदिति अपने घर वापस नहीं लौटी है। और वैसे भी प्रोफेसर विनीत के कॉल रिकॉर्ड साफ है। तुम खबरी आसिफ से बात करो, बोलो कि एक व्हाइट कलर की प्राइवेट टैक्सी है जिस पर मालिक सबका एक है लिखा हुआ, उसके बारे में पता करें। जी सर। आसिफ को बोलना कि कॉलेज के आसपास पता करें, टैक्सी रोज वहीं जाती थी। हेलो, आप कहाँ हैं? तुरंत घर आ जाइए। अरे लेकिन हुआ क्या है? जिसका डर था वही हुआ। हाँ, आप सवाल मत पूछिए, बस जल्दी घर आ जाइए। देखो मैं रास्ते में हूँ, गाड़ी में। तुम साफ साफ बोलो क्या हुआ है। सर ये गंगा शंकर टैक्सी मालिक। और ये टैक्सी मेरी है, लेकिन मैं इसे किराए पर देता हूँ। इसका ड्राइवर शाहिद बेग। शाहिद बेग? कहाँ मिलेगा ये शाहिद बेग? अब ये तो पता नहीं, 3 सितंबर को आया था यहाँ, टैक्सी की चाबी वापस कर रहे हैं हमेशा के लिए। सेठ जी आपकी चाबी। ऐसे अचानक क्या हुआ? कोई दिक्कत है? नहीं सेठ जी, बस अब कुछ और करना चाहता हूँ, यहाँ से दूर। दूर मतलब अपने गाँव जा रहे हो? नहीं, मुंबई। ये बोलकर वो चला गया और उसके बाद मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई सर। शाहिद का कोई एड्रेस है आपके पास? शायद वहाँ से कुछ पता चले। हाँ, शाहिद जिस बस्ती में रहता है वहाँ का एड्रेस है मेरे पास। सर अदिति के फोन पे आखिरी कॉल किसी शाहिद बेग का ही था। ये वही होगा, नंबर क्रॉस चेक करो। अदिति और शाहिद में देर रात तक लंबी बातें होती थी, पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि अदिति एक टैक्सी ड्राइवर से इतनी क्यों बात करेगी। साहब ये रहा शाहिद का पता हुआ, उसका फोन नंबर। ये वही शाहिद बेग है। सर ये बालक यहीं शाहिद रहता था। 2 साल पहले उसने ये घर मुझसे किराए पे लिया था। आइए सर। शाहिद ने कमरा कब खाली किया? 3 सितंबर को? हाँ साहब, उसी दिन किया था। कुछ बताया था उसने? कहाँ जा रहा है? जमुना भाई इस बार दुबई जा रहा हूँ किस्मत आजमाने। ये चल क्या रहा है शाहिद के दिमाग में? सबको अलग अलग जगह बताकर खुद गायब हो गया। अदिति हमेशा शाहिद की टैक्सी से आती जाती थी, और शाहिद ने अपनी टैक्सी 3 सितंबर को वापस की, और उसी दिन से अदिति और शाहिद दोनों गायब हैं। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। सर यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। ये शाहिद की पड़ोसन बता रही थी कि शाहिद के घर पे किसी लड़की का रेगुलर आना जाना था। हाँ साहब, ये तो वही लड़की है जो शाहिद के घर पे आती थी। सब ये लड़की का और शाहिद का चक्कर चल रहा था। पर सब एक बात बोलूं, ये दोनों साथ में बहुत खुश दिखते थे, और ये लड़की तो शाहिद को बहुत प्यार करती थी। सब खुशी खुशी उसके घर का सारा काम कर लिया करती थी। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो? तो देखने दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बुखार है ना, आराम करना चाहिए। चलो अंदर चलो। अच्छे बड़े घर की लड़की, कॉलेज जाने वाली, अपनी उम्र से काफी बड़े टैक्सी वाले के प्यार में पड़ गई, और इतना ही नहीं, अपना घर छोड़कर उसके साथ भाग भी गई। कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं हो गया ये? नई पीढ़ी है सर, फिल्मों से सीखते हैं इन लोग। और फिर इस अदिति के घर वाले तो काफी पुराने ख्यालात के हैं।
शाहिद के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, और ये सच भी हमें रावत फैमिली को बताना ही होगा। कॉल डिटेल से तो ये लगता है कि अदिति और शाहिद आपस में काफ़ी लंबी लंबी बातें करते हैं। और इतना ही नहीं, अदिति शाहिद के घर भी आ जाया करती। वहाँ के आस पड़ोस के लोगों ने अदिति को कई बार देखा है। इसलिए हमें यकीन है कि अदिति और शाहिद एक दूसरे से प्यार करते थे और इसलिए भाग गए। शाहिद के गांव रायबरेली का एड्रेस मिला है, हम वहाँ जाकर पता करने की कोशिश। रहने दीजिए, आपकी मदद का बहुत बहुत धन्यवाद। अब उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अदिति खुद हमसे रिश्ता तोड़कर चली गई है। आप तकलीफ मत उठाइए, इस केस को क्लोज कर दीजिए। एक बार अदिति हमें मिल जाए उसके बाद तो ये केस हम क्लोज ही कर देंगे। हम लोगों ने फैसला कर लिया है, हमें उनसे कोई वास्ता रखना नहीं है और न ही इस केस। जब आप लोग खुद अदिति को नहीं ढूंढना चाहते तो ये केस हम क्लोज कर देंगे। अदिति का मिसिंग केस अचानक ही एक अनदेखे मोड़ पर आकर थम गया। अदिति ने अपने घर वालों को छोड़ने का फैसला लिया और बदले में उसके परिवार वालों ने अदिति के लिए भी वही फैसला लिया, अदिति को छोड़ने। लेकिन सच इतना सरल नहीं था और कुछ ही दिनों बाद सामने आने वाली एक दुर्घटना का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। सब विक्टिम का गला घोटा गया है, कपड़े भी फटे हुए हैं, शायद रेप किया गया है और लाश को उस बोरी में लाया गया है। लड़की गांव की रहने वाली नहीं लगती है। मैंने आसपास के लोगों से पूछा, इसकी फोटो भी दिखाई, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तो भेजिए दो, इसकी फोटो भी आसपास के थानों में भेज दो, शायद वहां से आइडेंटिफाई हो जाए। तो विक्टिम की फोटो दिल्ली, नोएडा और आसपास के थानों में भेजी, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। शायद विक्टिम यहाँ की हो ही नहीं। तो एक काम कर दो, हमारे सोशल मीडिया ग्रुप की हेल्प लो और विक्टिम की फोटोज उसमें भी सर्कुलेट करो। सोनाली, अरे कहाँ हो भाई? लेट हो रहा है यार, मुझे जल्दी लाओ। हाँ बस 5 मिनट, आपका टिफिन रेडी है। ए सोनाली, मेरा टिफिन रेडी हुआ कि नहीं? क्या हुआ? डेथ गला दबाने की वजह से हुई है। रेप? विक्टिम सेक्सुअली एक्टिव थी। अंदरूनी जांच के बाद ऐसा लगता है कि रेप नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, हाथ में और पीठ पे जिस तरीके के खरोच के निशान हैं, उससे लगता है शायद जबरदस्ती करने की कोशिश जरूर की गई थी। और जब कोशिश में वो कामयाब नहीं हो पाया तो गुस्से में आकर उसने इसे मार डाला। डॉक्टर, इसका मर्डर कब हुआ होगा? लगभग 24-25 घंटे पहले। 24-25 घंटे पहले, मतलब 11 सितंबर की रात को। ऐसे नहीं, ऐसे बना, ठीक है? आजा। बस करो भी बतख जैसे मुंह बनाना। ये कपड़े पहन ले सोनाली, तेरे पापा आते ही होंगे। आप आओ, हमारे साथ फोटो खींचो। अरे मैं कहाँ? बैठो यहाँ बैठो। अरे मुझे नहीं आता ये सब। जी, हमारी फोटोज ही नहीं है साथ में। देखो सिर्फ आपको बस ऐसे करना। कैसे? ऐसे, ठीक है? आओ। बहुत शैतान हो गया तुम। दीदी, अगली बार ना अब ताई जी के लिए भी ऐसी ड्रेस लेके आना। चुप बेशरम। आओ, एक और फोटो। ये मेरे चाचा जी सुभाष रावत की बेटी है सर। हमारा घर कानपुर में है। अदिति वहीं रहती थी। आपने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया? नहीं सर, हिम्मत नहीं उन्हें फोन करने की। पिछले 3 सालों से कोई बातचीत नहीं है हम लोगों के बीच में, क्योंकि मैंने भागकर भानु से शादी की थी। वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था। आप हमें अपना कानपुर का एड्रेस दे दीजिए और अपने घर वालों के फोन नंबर्स, हम इन्फॉर्म कर देंगे। सुभाष, ये जमीन बहुत अच्छी जगह पर है, जहां हम बड़ा कारखाना बनवा सकते हैं, जहां कपड़े स्टोर करे जाएंगे, और ये हमारे फैक्ट्री से ज्यादा दूर भी नहीं है। सुभाष, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? भैया वो नहीं, वो बस
दिल पर अच्छे बुरे का बोझ मत रखो। हमने कुछ गलत नहीं किया है। जो भी कुछ हुआ है उसके लिए अदिति खुद जिम्मेदार है। इसके बारे में बात करना भी फिजूल है। जो हुआ उसे भूल जाए। सोनाली ने जो नंबर दिया था उस नंबर पर रिंग तो जा रही है पर कोई फोन उठा नहीं रहा है। असल मैंने कानपुर पुलिस स्टेशन के पीएसआई अजय माथुर जी से बात की। अदिति की मिसिंग कंप्लेंट वही हैंडल कर रहे थे। 4 सितंबर को मिसिंग कंप्लेंट फाइल की गई थी। हाँ, अदिति रावत, उसके मिसिंग कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन मैंने ही की थी। अभी कुछ दिन पहले ही की बात है। हाँ, एक टैक्सी ड्राइवर था शाहिद बेग नाम का, अफेयर था दोनों का, उसी के साथ चली गई। हम उन दोनों को ढूंढने में आगे बढ़ ही रहे थे कि अदिति की फैमिली ने केस क्लोज करने के लिए बोल दिया। सुधा, तुम तुरंत कानपुर के लिए निकलो और अदिति की फैमिली से मिलो। तब तक हम यहाँ सोनाली से बात करके देखते हैं, शायद उसे शाहिद के बारे में कुछ पता हो। ओके सर। सर, ये अदिति और शाहिद की जोड़ी थोड़ी अजीब नहीं है? अदिति एक अमीर लड़की है, शाहिद एक टैक्सी ड्राइवर। सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों का मेल हुआ कैसे? आखिर अदिति को शाहिद से प्यार कैसे हुआ? उन दोनों में आखिर क्या मेल हो सकता था? इंसान के मन मंशा की कोई वजह नहीं होती। इस प्रेम कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आइए मैडम, बैठिए। नहीं, आप जाइए, मैं ऑटो ले लूंगी। मैडम, आप ऑटो का किराया दे देना। बहुत देर से देख रहा हूँ, दूर दूर तक कोई ऑटो नहीं है। आप ऐसे ही धूप में खड़ी हैं। आपको भी ऑटो का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और मुझे भी सवारी मिल जाएगी। बैठिए ना। ये उनकी पहली मुलाकात थी। मतलब तुम अदिति के रेगुलर टच में थे? हाँ सर, अभी इसी साल हमारी बातचीत शुरू हुई थी। घर से भागने के बाद बड़ी हिम्मत करके मैंने उसे फ़ोन किया था। उसने घर पे किसी से नहीं बताया था कि हम लोगों के बीच में बात होती, क्योंकि मेरे पापा यानी अदिति के ताऊजी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं सर, और कोई उनकी मर्जी के खिलाफ जाए ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। सोनाली, तुमने लव मैरिज की थी, कोई गुनाह नहीं किया था। लेकिन सर, मेरी पापा की नज़रों में ये किसी गुनाह से कम नहीं है। अदिति एक पढ़े लिखे रईस परिवार से थी। ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक टैक्सी वाले के प्यार में कैसे आ गई। सर, ये बात मुझे भी बहुत अजीब लगी थी। मैंने पूछा भी था उससे सर। दीदी, शाहिद भी अक्सर यही कहता है कि रूप की रानी सड़कों के राजा की लव स्टोरी है हमारी। मुझे यकीन है कि हमारा मिलना लिखा था। और रही बात मजहब जात पात के भेद की, तो मैं ऐसी ओछी बातों में विश्वास नहीं रखती। मैं जात पात की बात नहीं कर रही हूँ अदिति। मैं लोगों के पढ़े लिखे होने के नज़रिए, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल की बात कर रही हूँ। तूने कहा था ना कि वो सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ा है, तो उसे तो तेरी बात भी समझ नहीं आती होगी। तुम लोग बात क्या करते हो आपस में? बातें करने के लिए इंटेलेक्चुअल लेवल की नहीं, बस इंसान में थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाना ही काफी होता है। कौन सी किताब पढ़ रही हैं मैडम जी? क्यों? इतने ध्यान से पढ़ रही हैं तो काफी अच्छी ही होगी। द ट्रेजेडी ऑफ अथेरो विद कनेक्शंस। अरे बाप रे, इतना बड़ा नाम! मैं तो ये नाम याद करने गया तो पूरा हफ्ता लग जाएगा। मुझे भी किताबें पढ़ने का शौक था बचपन में, लेकिन वो अरमान कभी हकीकत नहीं बन पाया। क्यों? अब्बा का इंतकाल हो गया था बचपन में। इससे पहले कि कुछ समझ पाता, कंधे से स्कूल बस्ता हटाकर सर पे बोझ डाल दिया गया। घर चलाने के लिए अम्मी की मदद करनी थी, तो तब से लेकर अभी तक वही करता चला आ रहा हूँ। मतलब उसने तुझे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और तेरा दिल पिघल गया? मैंने उस पर तरस खाकर उसे पसंद नहीं किया है, बल्कि उसके आने से मुझे पहली बार कोई ऐसा मिला जो बिना किसी मतलब के, बिना किसी उम्मीद के मुझ में दिलचस्पी दिखा रहा है, जो मुझे वक्त देना चाहता है, मुझे सुनना चाहता है। और दीदी, आपको पता है शाहिद बहुत ही जिंदा दिल इंसान है। ना कुछ हुआ है उसके साथ, मगर फिर भी हंसता रहता है और हमेशा मुझे हंसाने में लगा रहता है। सॉरी मैडम, वो एक बात याद आ गई। वो मेरी पड़ोसन है ना, उसको जब बुखार होता है ना तो वो बहुत खुश हो जाती है। पता है क्यों? उसे लगता है वो बहुत हॉट लग रही है। टैक्सी में आते जाते दोनों के बीच प्यार हो गया और बात यहाँ तक आगे बढ़ गई कि दोनों ने भागकर शादी कर ली। सर, यही बात मुझे भी परेशान कर रही थी।
और मुझे नहीं लगा था वो घर से भागकर शाहिद से शादी कर लेगी। क्यों? ऐसा क्या हुआ? वो टैक्सी वाले शाहिद ने मेरी अदिति को मार दिया। इन्वेस्टिगेशन चल रही है सुभाष जी, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी ये है कि शायद शाहिद को भी मार दिया गया होगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उसी कमीने ने आदित्य को मारा होगा। मैंने उसे तभी पहचान लिया था जब वो दोनों शादी करके यहाँ आए थे हमारे पास। क्या आप लोग पहले से जानते थे कि उन दोनों ने शादी कर ली थी? शाहिद पहले से शादीशुदा था, तो फिर अदिति उसके साथ भागी क्या? सर यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही है। अदिति ने कहा था कि शाहिद ने उसके साथ धोखा किया है। शाहिद ने मुझे धोखा दिया है दीदी। मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, पर उसने मुझे अंधेरे में रखा। छोड़ो, काम करने दो। सारा सामान यहाँ वहाँ फेंक कर रखा है, इसीलिए बीमार पड़े थे तुम। हाँ तो ये बीमारी की तो मेहरबानी है जो तुम मेरे गरीब खाने में आई। हाँ बस। हाँ अब ठीक से सफाई करने दो। ठीक से साफ सफाई नहीं होगी तो वापस बीमार पड़ जाओगे। अतिथि मेरी बात सुनो, जो तुम सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने पहली बार किसी पर भरोसा किया, दिल से सच्चा प्यार किया, और तुमने बदले में मुझे क्या दिया? तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। अदिति सुनो, मेरी बात सुनो। अदिति, अदिति। पिछले 1 महीने से मेरी अदिति से बात नहीं हो पाई थी सर, इसीलिए इस सब के बाद उन दोनों के बीच क्या हुआ मुझे नहीं पता सर। पर अदिति की बातों से ये जरूर लगता था कि वो शाहिद से बहुत ज्यादा प्यार करती है। कौन सा प्यार? साफ साफ दिख रहा है कि उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में अदिति को फंसाया और भगाकर शादी करके ले आया हमारे पास। उसने सोचा कि शादी करेंगे तो हम कुछ बोलेंगे नहीं और वो घर जमाई बन के बैठेगा। कब आए थे यहाँ मिलने के लिए? गायब होने के 5 दिन पहले। मतलब 8 सितंबर को? जी, अदिति आशीर्वाद लेने आई थी शाहिद के साथ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने तुरंत इन्हें फोन किया। देखो मैं रास्ते में हूँ, गाड़ी में। तुम साफ साफ बोलो क्या हुआ है? अदिति आई है शादी करके। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अदिति, ये सब क्या नाटक है? क्या चल रहा है? ये कौन है लड़का? जी मैं शाहिद बेग, टैक्सी चलाता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और नई जिंदगी शुरू करने से पहले आप लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। पापा प्लीज एक बार मेरा साथ दे दीजिए पापा। सच में शाहिद से बहुत प्यार करती हूँ। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कम से कम एक बार तो बता देती। तेरे ताऊ जी को पता चला ना तो सुभाष, इनसे कह दे यहां से चले जाए। मैं कहता हूं चले जाओ यहां से। हम समझ लेंगे कि तू भी सोनाली की तरह मर गई है हमारे लिए। लेकिन याद रखना, जो लोग बुजुर्गों का दिल दुखा के खुशियां ढूंढते हैं ना, जिंदगी उन्हें कभी खुश नहीं रखती। आपने तो हमें कुछ नहीं बताया, सीधे कहा कि केस क्लोज कर दो। हाँ तो और क्या कहते हैं? लेकिन शाहिद और अदिति तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना, तो फिर शाहिद अदिति को क्यों मारेगा? अदिति अपने साथ अपने सारे गहने और कुछ कैश लेकर भागी थी, जिसका पता हमें कुछ दिनों बाद चला। गहनों की कीमत ही लगभग 10-15 लाख होगी। शाहिद को सिर्फ पैसे से मतलब था। उसने 10-15 लाख का मुनाफा देखा और मार दिया अदिति को। अदिति के घर वालों को शाहिद पे शक है। देखने से तो ऐसे ही लगता है। शाहिद पहले से शादीशुदा था। अदिति ने शाहिद से शादी की जिद की होगी तो शाहिद को मजबूरन अदिति से शादी करनी पड़ी। लेकिन सुधा, हम ये नहीं जानते कि खुद शाहिद सही सलामत है भी या नहीं। ऐसा ना हो कि उसकी लाश भी कहीं जंगल में ही कहीं पड़ी हो सकता है कि अदिति के परिवार वालों ने दोनों को मरवा दिया। आपको ऐसा क्यों लगता है सर? ऐसा हमें नहीं, अदिति के ताऊ जगमोहन की सगी बेटी सोनाली को लगता है, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सर, जब मैं और सोनाली घर से भागे थे तब इनके पापा ने हमारे पीछे गुंडे भी भिजवाए थे। गुंडे? यस सर। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम उनके हाथ में नहीं आए और हम शहर से बाहर भाग गए। सोनाली,
तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापा अदिति को चोट पहुंचा सकते हैं? यकीन से तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कल को अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो मुझे हैरानी नहीं होगी सर। और इतना बता सकती हूँ सर कि खानदान की इज्जत और खानदान के बच्चों के बीच अगर किसी दिन किसी मोड़ पे मेरे पापा को किसी एक चीज़ को चुनना होगा तो वो आंख बंद करके खानदान की इज्जत को ही चुनेंगे सर। अदिति की बॉडी कल सुबह मिलेगी। अदिति ने भले ही अपने औलाद होने का फर्ज ना निभाया हो, लेकिन हम तो बड़े हैं, हमें अपना फर्ज निभाना ही होगा। उसका अंतिम संस्कार करना। इंसान वही होता है जो दूसरों की गलतियों से कुछ सीखे, लेकिन लाख समझाने के बावजूद भी अदिति ने वही गलती दोहराई। उसे वही मिला जो उसने बोया था। अब आप उसे क्यों कोस रहे हैं? वो तो जिंदा भी नहीं है। जिंदा नहीं है क्योंकि उसने परिवार और इज्जत को छोड़कर एक मक्कार का हाथ थामा था। शरीर की गलती थी, उसको सजा मिल गई, लेकिन आत्मा को मुक्ति मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए उसका दाह संस्कार करके हमें अपना फर्ज निभाना है। हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि इस वक्त शाहिद कहाँ है। क्या सबके पीछे उसी का हाथ है या फिर वो खुद एक विक्टिम? सर, जहाँ अदिति की लाश मिली उसी जंगल वाले एरिया में हम लोग शाहिद की डेड बॉडी को भी सर्च करें। शायद कोई जंगली जानवर उसे अंदर खींच कर ले गया। अगर खुद शाहिद मर चुका है तो फिर साफ साफ ये ऑनर किलिंग का केस बनता है, और ये काम अदिति के ताऊ जगमोहन और उसके पिता सुभाष का हो सकता है। शक इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जगमोहन की बेटी सोनाली को भी अपने पिता पर भरोसा नहीं है। वैसे इन लोगों के अलावा और किसका काम हो सकता है? प्रोफेसर विनीत, कानपुर के पीएसआई अजय माथुर बता रहे थे इस प्रोफेसर के बारे में। फाइनली इस क्लास में कोई तो है जो लिटरेचर में दिलचस्पी लेता है, वरना बाकी सब तो उल्लू की तरह ताकते रहे। अदिति से एक तरफा प्यार किया करता था, ब्लैंक कॉल भी किया करता था, यहाँ तक कि उसने धमकी भी दी थी अदिति को किसी और से शादी ना करने की। और जब कॉलेज वालों को इसके बारे में पता चला तो उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। इस वक्त कहाँ है विनीत? माथुर साहब बता रहे थे कि कॉलेज से निकाले जाने के बाद वो अपने घर में ही बंद। क्या करता बेचारा ओथेलो? प्यार में जलन होना स्वाभाविक है। वो अपने प्यार को किसी और के साथ नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने खुद उसको। अदिति अपने इर्द गिर्द बंधी बेड़ियों को तोड़कर खुली हवा में सांस लेना चाहती थी। वो अपने मन मुताबिक अपने प्यार के साथ जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसके सपने के साथ साथ उसे भी मार दिया था। प्यार के नाम पर अदिति की बलि चढ़ाई गई थी। अपनेपन का मुखौटा पहनकर किसी ने उसके साथ विश्वासघात किया था, धोखा किया था। लेकिन इस धोखे के पीछे आखिर था कौन? उसका अपना पति शाहिद, जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया था, या फिर उसके अपने पिता और उसके ताऊ जी जिन्होंने उसे बचपन से बड़ा किया था, या फिर यह काम किसी और का था? कोई ऐसा जिसने अपनेपन और दोस्ती का मुखौटा पहनकर यह खेल इतनी अच्छी तरह से खेला कि अदिति को भी उसके भयानक इरादों की भनक तक नहीं लगी। इन सारे सवालों के जवाब लेकर हम हाजिर होंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। जय हिंद। नुसरत आपा, नुसरत आपा, ए नुसरत आपा। ए असलम, सारी तमीज तहजीब घर भूल कर आया है क्या? ना दुआ ना सलाम। सासू में तेरी बहन की। तो आपके शाहिद ने जो हरकत की उसके बाद भी आप क्या करने गई? और ना कभी जाएगी। तू कर क्या रहा है यहाँ? आपा को घर ले जाने आया हूँ। कोशिश करके तो देख। असलम, तुम यहाँ? चले आपा, तेरा शौहर अभी घर नहीं आने वाला है। चल अपना सामान बांध और घर चल मेरे साथ। मैं कह रहा हूँ ना, चल। नुसरत, अंदर जा। ए आपा। असलम, एक बात कान खोल के सुन ले। ये घर नुसरत का है और वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। और दोबारा मेरे घर के दरवाजे पे आकर इस तरह चिल्लाया ना तो समझ लेना, ये सरोटा सिर्फ सुपारी नहीं, जबान भी काट सकता है। जंगल का एक भी कोना छूटा नहीं चाहिए। अंदर तक छान मारो। शायद अगर मर चुका है तो उसकी लाश यहीं कहीं जंगल में होनी चाहिए। मुझे रावत फैमिली कुछ ठीक नहीं लगती। अदिति के गायब होने के कुछ दिन बाद जब हमें अदिति और शाहिद के बारे में पता चला तो इन लोगों ने केस क्लोज करने के लिए बोल दिया। इनफैक्ट इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि अदिति और शाहिद
शादी करने के बाद उनके घर आए थे। और अब जब अदिति की डेड बॉडी मिली है तब इन लोगों ने बताया कि वो दोनों घर आए थे। मतलब आपको लग रहा है कि? हाँ, शक है। उस दिन शायद मामला हद से ज्यादा बिगड़ गया हो, कहासुनी भी हुई हो। वैसे भी अदिति की फैमिली काफी कट्टर ख्यालत की, खासकर उसके ताऊजी जगमोहन रावत। मैं जरा बाहर से होके आता हूं, कुछ काम है। तुम सुभाष को देखते रहे, अब भी दिल पर बोझ लेकर बैठे। लेकिन इसमें उनकी क्या गलती थी? वो खुद को क्यों दोष दे रहे? ज्योति, रिश्ते का गला घोटना इतना आसान नहीं है, फिर चाहे तुम्हारे पीठ में कोई चुराई क्यों ना घोंपते। सर, माथुर सर ने शाहिद के रायबरेली वाले घर का एड्रेस भेजा है। उदित, तुम तुरंत रायबरेली के लिए निकलो। और अगर ये सारा काम शाहिद का क्या कराया है और वो रायबरेली में कहीं छुपा हुआ है तो पहले से ही चौकन्ना होगा। और अगर उसे तनिक भी भनक लग गई तुम्हारे रायबरेली जाने के बारे में तो वहां से निकल सकता है और हम ये चांस बिल्कुल नहीं ले सकते। सो बी केयरफुल। मैं लोकल पुलिस से बात करता हूं। अम्मी, आप मानिए या ना मानिए, लेकिन सच यही है कि आपकी जिद की वजह से मैंने नुसरत से निकाह किया। हमारे बीच में प्यार जैसा कुछ था ही नहीं, तो ऐसे निकाह का क्या फायदा जहां दो इंसान खुशी ना हो। बस, नुसरत के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अम्मी, मैं चुप कर, बेहया कहीं की, कैसी बेशर्म लड़की है। अरे शादी का इतना ही शौक था तो जाके अपने माँ बाप से बोलती ना। जवान है, सुंदर है, और कौन सी तेरी उम्र निकली जा रही है जो तूने मेरे शादीशुदा बेटे को फंसा लिया। अम्मी, ये लड़की अपने घर के ऐशो आराम को छोड़कर मेरे साथ आई क्योंकि मुझसे सच्चा प्यार करती है ये, और मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और शाहिद, मैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। बस नुसरत, इस बेगैरत के लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। शाहिद, आज तुझे फैसला करना होगा। या तो इस लड़की को छोड़कर तू इस घर में हमेशा के लिए वापस आ जा, या इस घर को छोड़ दिया। अम्मी, चलो, आपकी जबरदस्ती की वजह से मैंने नुसरत से निकाह किया। हमारे बीच में प्यार जैसा कुछ था ही नहीं। वेलकम टू कानपुर सर। प्रोफेसर विनीत को हमने उठा लिया है। वो यहाँ फिलहाल लॉकअप में बंद है, लेकिन इज्जत और नौकरी जाने के बाद भी इसकी सनक बरकरार है। चलो देखते हैं शेक्सपियर के अलावा और कौन सा ड्रामा रचने की फ्राक में। एक कप और मिलेगी? लंच भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। वैसे आप कौन हैं? इंस्पेक्टर अभिजीत शर्मा, नोएडा पुलिस। अदिति की डेड बॉडी आपको मिली थी? हाँ। क्या लगता है आपको, अदिति को उसी टैक्सी ड्राइवर ने मारा है जिसके साथ वो आती जाती थी? केस को काफी क्लोजली फॉलो कर रहे हो। जिसकी वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया, उसे एंड तक फॉलो करना तो बनता है ना। वैसे पता है, अब सोचता हूं ना तो महसूस कर पाता हूं कैसा लगा होगा ओथेलो को सब कुछ खोने के बाद। फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा ओथेलो का सब कुछ खोने का रीजन वो खुद था। जिद और इनसिक्योरिटी में आकर खुद उसने अपने प्यार को मार डाला था। वाह सर, आपने ओथेलो पढ़ा है? अच्छा ये बताइए, आपका सबसे पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है? अपना ये ड्रामा बंद कर दे प्रोफेसर, ये पुलिस स्टेशन है, कोई स्टेज नहीं। ऑल वर्ल्ड इज अ स्टेज, ऑल मेन एंड विमेन आर मेरली प्लेस। ये पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसकी कठपुतली हैं। कोई मरता नहीं, कोई मारता भी नहीं है। बस जब जिसकी जरूरत खत्म हो जाती है उसे इस रंगमंच से अलविदा लेना पड़ता है। अदिति शाहिद से प्यार करती थी, भाग गई थी उसके साथ। ये जानने के बाद अपनी जिंदगी में तुम्हें उसकी जरूरत तो रही नहीं होगी, तो क्या तुमने उन दोनों की जिंदगी को रंगमंच से अलविदा कर दिया? शाहिद उस लड़की अदिति को लेकर यहाँ आया था, लेकिन मैंने उन्हें दरवाजे से लौटा दिया, घर के अंदर भी नहीं लिया। उसके बाद दोनों कहाँ गए मुझे नहीं पता। ये कौन है? ये असलम है, नुसरत का भाई। ठीक है, फिर भी हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। देखिए साहब, शाहिद घर पर नहीं और पूरा गांव जानता है कि रुखसार कभी झूठ नहीं बोलती। उसके बाद भी अगर आपको अंदर जाना है तो वारंट लाइए। देखिए रुखसार जी, मामला बहुत संगीन है। नोएडा के जंगल में अदिति की लाश मिली हमें। सिर्फ अदिति की लाश मिली, शाहिद की नहीं? क्यों, मिलनी चाहिए थी। असलम, क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा हूँ, वो दोनों साथ में गए थे इसलिए। साहब, शाहिद कहाँ है? हम वही तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब या तो शायद अदिति को मार के गायब हुआ है, या फिर शायद वो खुद भी जिंदा नहीं है। अदिति की शादी की बात सुनकर धमकी दी थी तुमने उसे कि वो सिर्फ तुम्हारी है, लेकिन फिर जब तुम्हें पता चला कि
अदिति पहले से ही एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर शाहिद से शादी कर चुकी है, तो बहुत गुस्सा आया होगा तुम्हें, बहुत चोट पहुंची हो, क्योंकि एक मामूली सा टैक्सी ड्राइवर तुम्हारी जगह जो ले चुका था। लीजिए, अब मैंने आपकी जगह ले ली, आपकी कुर्सी पर बैठा हूं, तो आप मेरा खून करना चाहते हैं? नहीं ना, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे यहां बैठने से आपकी वैल्यू और आपकी पोजीशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह, चाहे मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा, सच यही था कि अदिति उस टैक्सी ड्राइवर से प्यार करती थी। मेरे जोर जबरदस्ती करने के बाद भी उसके मन में उस टैक्सी ड्राइवर के लिए जो प्यार था, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए जगह ले ली नहीं ले ली, ये सब बकवास है। एक बार को तो तूने सोचा होगा कि अदिति पढ़ी लिखी लड़की है, उसका और तेरा इंटेलेक्चुअल लेवल मैच करता है, और दूसरी तरफ वो टैक्सी ड्राइवर शाहिद, जिसका अदिति के साथ कोई मेल नहीं था। आपको लगता है कि मैं इंटेलेक्चुअल हूं और वो टैक्सी ड्राइवर गवार है? सर, ये सिर्फ एक मुखौटा है जो अंदर के असली चेहरे को छुपा देता है। बात को गोल गोल घुमाने से मुद्दा नहीं बदल जाता प्रोफेसर। जो बात है सच सच बता दे, वरना इसी लॉकअप के अंदर एक एक करके तेरे चेहरे से सारे मुखौटे उतार देंगे हम। मुखौटा पहले उनका उतारिए जो खानदानी और इज्जतदार होने का दावा करते हैं, और फिर उसी शान की आड़ में अपनों की ही बलि चढ़ा देते हैं। अदिति का मर्डर उसकी फैमिली का है? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन लगता है आपके मन में उनके लिए शक है, तभी सबसे पहले उनका ख्याल आया। वैसे आपको उस टैक्सी ड्राइवर की फैमिली पर भी शक होगा। जरा सोचिए ना सर, अगर मोहब्बत की दुश्मनी फैमिलीज ना होती तो ये दुख भरी प्रेम कहानियां अमर कैसे हो पाती? सुनिए, खाना लग गया है। हाँ, इतने पैसे? वो ऑफिस में एक एम्प्लॉय की माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी मदद के लिए। नुसरत, भूल जा उसे, ये मान ले कि मेरा बेटा कभी तेरे लायक था ही नहीं। साहब, मेरा भाई असलम दिल का बहुत अच्छा है, उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन शाहिद की दूसरी निकाह की बात सुनकर वो बहुत गुस्सा हुआ था। शायद इतने गुस्से में मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। आपा, मैं बता दे रहा हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया जब वो यहाँ आया था? और वो कहाँ गया है, कुछ बोल के गया है? नहीं। शायद वापस से कानपुर गया होगा, वहां का पता है मेरे पास। अभी जाके मालूम करता हूँ और उसका ऐसा बुरा हाल करूंगा, उसको और उस बेगैरत लड़की दोनों को तुझे धोखा देने की ऐसी सजा दूंगा ना आपा, तू देख। असलम, ये क्या कह रहे हो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। छोड़ आपा। असलम, वादा करूंगी तुम शाहिद को कुछ नहीं करोगे। असलम, मैंने अपने भाई को गुस्से में आपा खोते हुए पहले भी देखा है। शाहिद पे तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा था, यहाँ तक कि उसे सबक सिखाने के लिए वो कानपुर भी गया था। सर, शाहिद के कॉल रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशन स्कैन किए। 8 सितंबर के बाद से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन अजीब बात यह है कि 12 सितंबर की सुबह उसका फोन फिर से स्विच ऑन किया गया, जिसकी फोन लोकेशन नोएडा की थी, और उसके बाद चंद मिनटों बाद ही उसका फोन फिर से स्विच ऑफ किया गया। उसके बाद से अभी भी ऑफ आ रहा है। अदिति का मर्डर हुआ था 11 सितंबर की रात को, तो मर्डर के बाद शाहिद का फोन क्यों ऑन हुआ होगा? तो कहीं प्रोफेसर विनीत का इशारा सही तो नहीं था? मतलब शाहिद और अदिति किसी मुसीबत में थे, शायद किसी की गिरफ्त में, जहां पर अदिति का मर्डर हुआ, और शाहिद किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागा, और उसने अपनी जान बचाने के लिए फोन ऑन किया होगा। लेकिन इसके पहले कि शाहिद कॉल करता वो पकड़ा गया, और इसकी वजह से उसका फोन अभी तक बंद आ रहा है। ये काम अदिति के ताऊ जगमोहन या फिर शाहिद के साले असलम का हो सकता है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अदिति और शाहिद कहीं भी जा सकते थे, लेकिन ये नोएडा ही क्यों है? क्या नोएडा में इनका कोई है? तो अदिति का तो पॉसिबल नहीं है, पर शायद शाहिद का कोई दोस्त या रिश्तेदार यहाँ नोएडा में रहता हो, जिसकी मदद से वो दोनों यहाँ पे आए। शाहिद के कॉल रिकॉर्ड से एक बार फिर से स्कैन करो, देखो फोन बंद होने से पहले उसने नोएडा के किसी नंबर पर बात की थी क्या? शाहिद का फोन ऑफ होने से पहले उसकी उस पूरे हफ्ते सिर्फ 5 नंबर पे बात हुई है, इन 5 नंबर पर। शायद इनमें से कोई नोएडा में रहता हो। असल शाहिद की लास्ट बात 443790 पर हुई है। मैंने इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए। इस नंबर पर डायरेक्ट बात करो।
शायद इसको पता हो कि शाहिद और अतिथि के साथ क्या हुआ। हेलो, आप कौन? मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुधा अवस्थी बोल रही हूँ। जी जी मैडम, मैं मनोज गोयल बोल रहा हूँ। क्या आप नोएडा में रहते हैं? जी हाँ मैडम, मैं नोएडा में ही रहता हूँ। शाहिद बेग को जानते हो? जी हाँ मैडम, मैं जानता हूँ शाहिद बेग। शाहिद बेग गायब है। उसके फ़ोन से जो 8 सितंबर को लास्ट कॉल किया गया था वो आपके नंबर पे किया गया था। मयूरी बाग पुलिस स्टेशन आ जाइए, आपसे बात करें। अरे साहब, आप लोग ये क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। असलम, छूट नहीं हमसे, समझा? हमें पता है कि तुझे अपने जीजा पर बहुत गुस्सा था और तू अपने जीजा को और उसकी दूसरी पत्नी अदिति को सबक सिखाना चाहता था, और तुम दोनों के पीछे कानपुर भी गया था। हाँ साहब, मैं कानपुर गया था क्योंकि उस कमीने ने मेरी आपा को धोखा दिया था। लेकिन साहब, जब मैं उसके घर पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ था। साहब, मुझे वहां कोई नहीं मिला तो मैं रायबरेली वापस लौट आया। और साहब, अगर मुझे वो शाहिद मिल भी जाता तो मैं उसे 2 हाथ मारकर छोड़ देता, उसकी जान थोड़ी ना लेता। आखिर मेरी आपा का पति है वो, उसको मारकर मैं अपनी आपा को बेवा नहीं कर सकता था साहब। मैं तो सिर्फ उसे सबक सिखाने के लिए, डराने धमकाने के लिए गया था, ताकि वो उस लड़की को छोड़कर मेरी आपा के पास वापस आ जाए। मान लिया कि तू अपनी बहन के पति को नहीं मार सकता था, पर तू अपनी बहन के सौतन को मार के अपनी बहन के घर को दोबारा तो बसा सकता था ना? साहब, मैंने किसी को नहीं मारा है साहब। अच्छा, तो तू 10 से 12 सितंबर के बीच नोएडा में नहीं था? नहीं साहब, मैं यही रायबरेली था, बस कानपुर गया था और वहां से आने के बाद कहीं नहीं गया। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हमने, समझा? अगर पता चला ना कि तूने झूठ बोला हमसे, तो कानपुर तो क्या, तो इस थाने के बाहर 4 कदम चलने लायक नहीं बचेगा, समझा? पुलिस अलग अलग दिशाओं में हाथ पैर मार रही थी, लेकिन इस केस की तहकीकात ने अब तक कोई दिशा नहीं पकड़ी थी। किसी भी संदिग्ध के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा था, और दूसरी तरफ शाहिद के बारे में भी कोई खबर नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब जो खबर सामने आने वाली थी, उससे इस केस का रुख बदलने वाला था। सर, मैं भी रायबरेली से ही हूँ। नोएडा में पिछले 8 सालों से रह रहा हूँ। शायद मेरे बचपन का दोस्त है। क्या तुम ये भी जानते हो कि शाहिद एक लड़की के साथ भाग कर यहाँ नोएडा आया था? जी सर, जानता था, और ये भी जानता हूँ कि उस लड़की का नाम अदिति है। 12 सितंबर को हमें अदिति की डेड बॉडी। क्या डेड बॉडी? शाहिद का डर सही निकला। शाहिद अदिति के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों ने शादी भी की थी, पर उनके घर वालों ने मानने से इनकार कर दिया, तो उसने मुझे फ़ोन किया। उसे कुछ पैसे और रहने के लिए जगह चाहिए थी। देख, अभी मेरे पास ना सिर्फ 5000 रुपये हैं। मैं तेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तुम दोनों टिकट कराओ और इधर नोएडा आ जाओ। बाकी इधर मिलकर सोचते हैं, ठीक है? देख, अगर तू कह रहा है ना कि अदिति के घर वाले कुछ भी कर सकते हैं, तो तेरा कानपुर छोड़ने का फैसला बिल्कुल सही है। मैं अदिति को कुछ नहीं होने दे सकता। मैं बस जल्दी से नोएडा की ट्रेन पकड़ के आ रहा हूँ। अब हमें कानपुर या रायबरेली में रहने में डर लग रहा है। सर, शाहिद मेरे पास यहाँ नोएडा आ गया था। तो 2 दिन शाहिद यहाँ नोएडा में तुम्हारे पास तुम्हारे घर पे रुका था? हाँ सर, मैंने इंतज़ाम किया था। वैसे मैं एक छोटा मोटा स्टेट एजेंट हूँ सर। सेक्टर 49 में एक फ्लैट मेरे पास खाली पड़ा था, उसकी चाबी मेरे पास ही थी। वो फ्लैट मुझे किराए पे चढ़ा, तो मैंने शाहिद और अदिति को वहाँ रहने दिया। भाई, घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन तुम लोग अपनी गृहस्थी बसा सकते। घर बड़ा नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, जैसे कि आपका है। थैंक यू सो मच मनोज भैया। ये बात शायद 8 सितंबर की हुई। वो दोनों बहुत खुश थे। मैं चाबी देके वहाँ से निकल गया, और शाहिद ने मुझे बताया था कि वो अपना फ़ोन ऑफ रखेगा, तो मेरी इस बीच उससे कोई बात नहीं हुई। 2 दिन बाद 10 तारीख को जब मुझे वक्त मिला, तो मैं उनका हाल चाल लेने के लिए वहाँ पहुँचा। जब काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटने के बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मेरे पास फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी थी, जिससे मैंने फाइनली दरवाज़ा खोला। लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर मैं हैरान रह गया। पूरा घर बिखरा पड़ा था। शाहिद, अदिति! मैंने अंदर जाकर भी देखा, लेकिन दोनों अदिति और शाहिद वहाँ नहीं थे। सर, मैंने शाहिद का फ़ोन भी ट्राई किया था, लेकिन वो बंद था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ हुआ क्या था। तुम्हें अपने दोस्त की इतनी चिंता थी, तो फिर पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया? घर इतनी बुरी तरह से तहस नहस था, तो तुम्हें लगा नहीं कि कोई बड़ी बात हो सकती है?
वो दोनों किसी मुसीबत में हो सकते हैं। सर मैं डर गया था घर को उस हालत में देखकर, और फिर अगर घर के मकान मालिक को ये बात पता चल जाती कि मैंने ऐसे ही ये घर किसी को दे दिया तो मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस जाता सर। इसलिए 2 दिन तक मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। फिर मुझसे रहा नहीं गया सर, मैं पुलिस के पास आने ही वाला था कि शाहिद का फ़ोन मुझे आया। 2 दिन बाद यानी कि 12 तारीख को। लेकिन अदिति का मर्डर तो 11 तारीख की रात को हुआ था। और शाहिद का फोन तो बंद था। इनफैक्ट 12 सितंबर की सुबह को कुछ सेकंड के लिए उसने अपना फोन ऑन किया था, लेकिन उस बीच उसने कोई कॉल नहीं किया था। हाँ मैम, उसने अपने मोबाइल से नहीं किसी अनजान नंबर से कॉल किया था। मनोज, वो लोग अदिति को उठा के ले गए। अरे कौन ले गया, कहाँ ले गया? उस दिन घर में हुआ क्या था शाहिद? मैंने उसको प्रॉमिस किया था मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं उसको नहीं बचा पाया मनोज। नहीं बचा पाया मतलब? क्या हुआ अदिति को? तुम दोनों ठीक तो हो ना? मुझे उसके बगैर नहीं जीना मनोज, कोई मतलब नहीं है जीने का उसके बगैर। हेलो शाहिद, हेलो सर। मैंने फिर से उस नंबर पे कॉल किया तो पता चला वो नोएडा के किसी पीसीयू का नंबर है। मैं बहुत डर गया था सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने तो दोस्ती यारी में उसकी मदद की थी, पर इस झमेले में और नहीं फंसना चाहता था, इसीलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अच्छा, शाहिद ने जब उस दिन तुम्हें फोन किया और कहा कि कुछ लोग अदिति को उठाकर ले गए, क्या लगता है तुम्हें शाहिद किसकी बात कर रहा है? पता नहीं सर, उसने किसी का नाम तो नहीं बताया, पर हाँ उसने एक बार बताया था कि अदिति के घर वाले काफ़ी रूढ़िवादी किस्म के लोग थे। मुझे पता नहीं, पर उस दिन शाहिद से बात करके मुझे सबसे पहला ख्याल अदिति के घर वालों का आया। पूरी संभावना थी कि अदिति की तरह शाहिद को भी मार दिया गया था। शायद वो आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित था। ये केस अब ऑनर किलिंग का नजर आने लगा था। पर अब सवाल यह था कि ये घिनौना खेल किसके परिवार द्वारा रचा गया था, अदिति या फिर शाहिद? असम के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? नहीं सर, अभी तक नहीं आए, पर हमारी नजर 24 घंटे उस पर है। सर मनोज को जिस पीछे से कॉल आया था वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है। दुकानदार को भी कॉलर का चेहरा याद नहीं है। हमने उसे शाहिद की फोटो भी दिखाई, पर वो पहचान नहीं पाया। मनोज की बात से तो ये ऑनर किलिंग का ही केस लग रहा है। एक काम करो, अदिति के ताऊ जगमोहन और पिता सुभाष, इन दोनों को भी कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। हो सकता है इन दोनों ने ये काम किया हो और पूरे चांसेस हैं कि इस केस में सुपारी दी गई हो। कहीं जा रही हो? हाँ, वो थोड़ा बाजार जा रही थी, सामान लाना था। अरे तो ड्राइवर को बोल देती, वो लेके आता। अरे नहीं, यही पास के बाजार ही जा रही हूँ, पैदल चली जाऊंगी, इसी बहाने थोड़ा चलना हो जाएगा। चलती हूँ। सोनाली, माँ, सोनाली, तुझे ये जगह याद है? तुझे और अदिति को ये जगह बहुत पसंद थी। तू तो दूसरे बच्चों के साथ खेलती थी, लेकिन अदिति चुपचाप एक जगह बैठकर किताब पढ़ा करती थी। मैंने जो किया उसके लिए अब तक नाराज हो आप मुझसे, या आप पापा से डरती हैं कि उन्हें पता चल गया तो बवाल मचा देंगे? सोनाली, ये सब इतना आसान नहीं है। हम जिस समाज में रहते हैं, बस इसी समाज की वजह से आज तुम्हारी दोनों बेटियां तुमसे अलग हैं, और पापा की इस रूढ़िवादी सोच की वजह से ना आज अपनी एक बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी हैं आप। घर में अगर कम से कम आपने अदिति को समझने की कोशिश की होती ना, तो इस तरह घर से भागी नहीं होती। शायद उसके अकेलेपन का सहारा इसीलिए बन पाया क्योंकि हम लोग, उसका परिवार उसको समझ ही नहीं पाए, और इन्हीं सभी बंदिशों की वजह से उसने ये बगावत की थी। लेकिन इस बगावत का क्या फायदा? आखिर सजा तो उसे ही भुगतनी पड़ी ना। इसका मतलब अदिति की मौत उसकी बगावत की सजा थी। माँ, मुझे सच सच बता, क्या अदिति को मरवाने में पापा का हाथ था? मुझे नहीं पता सोनाली, और सच पूछो तो मैं जानना भी नहीं चाहती। इसका क्या मतलब है माँ? आप कुछ जानती हैं? अदिति की मौत के बारे में आप कुछ जानती हैं? सुभाष, संभालो अपने आप को। अरे जिसने एक पल में बिना सोचे हम सबको पराया बना दिया, अपने नाम और परिवार की इज्जत के बारे में तक नहीं सोचा, उसके बारे में भूल जाना ही अच्छा है।
भैया आप जिसकी बात कर रहे हो वो मेरी बेटी है। सुभाष, अदिति मेरी भी बेटी थी। मेरे लिए भी ये सब करना आसान नहीं है, लेकिन अपने परिवार और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हमने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। जब से अदिति की लाश देखी है तब से घूम फिर कर ये बात मेरे मन में आके अटक जाती है। फिर लगता है कि नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी बातें याद आ जाती हैं और फिर लगता है कि इन सब के पीछे इन्हीं का हाथ है। हाँ, ये सच है कि 3 साल पहले जब सोनाली घर से भाग गई तो मैंने कुछ लोगों को पैसे दिए, उन्हें सोनाली के पीछे भेजा था, लेकिन उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे वापस घर लाने के लिए। बाप हूं मैं उसका, कसाई नहीं हूं। इससे पहले कि वो भानु से शादी कर ले, मैं एक आखिरी कोशिश करना चाहता हूं। पहली बार सोनाली आपके हाथ से बच के निकल गई, आप कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इस बार अदिति के वक्त आप कोई चांस नहीं लेना चाहते होंगे। वैसे भी अदिति आपकी सगी बेटी तो थी नहीं। जब अदिति और शाहिद आपके पास आशीर्वाद लेने आए होंगे तो आपका खून तो खोला ही होगा। मैं अदिति पर गुस्सा नहीं था, उसकी नादानी पर हैरान था। बुरा तो इस बात का लग रहा था कि मैं अपनी बेटी को समझ ही नहीं पाया। शायद इसीलिए उसने मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा कदम उठाया, इतनी बड़ी गलती कर दी। तो मतलब आप ये मानते हैं कि अदिति ने जो किया वो गलत था? हाँ, बिल्कुल गलत था, और आज जो उसकी हालत हुई है वो उसी गलती का नतीजा है। तो आप ये मानते हैं जगमोहन जी कि अदिति की मौत उसकी गलती की वजह से हुई? तो जाहिर सी बात है इस बात पर आपको खुशी हुई हो। ये कैसा बेहुदा सवाल है इंस्पेक्टर? अदिति मेरी भी बच्ची थी, मुझे जिंदगी भर उसे खोने का दुख रहेगा। और पछतावा? हाँ, वो भी है कि मैं अपनी बेटी को समझ नहीं पाया, बाप होने के बावजूद अपनी बेटी को बचा नहीं सका। भैया का तो नहीं जानता, पर मैं अपनी बेटी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हर मुजरिम शुरुआत में अक्सर यही राग अलापता है जगमोहन जी। ठीक है, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप जो सोच रहे हैं उसे साबित करके देखिए। पॉसिबल है अदिति के ताऊ जगमोहन ने ही अदिति और शाहिद दोनों की सुपारी दी। बड़े लोग हैं सर, इतना तो पक्का है कि खुद के हाथ गंदे नहीं किए होंगे। जैसे सोनाली के वक्त गुंडे भेजे थे, शायद इस बार भी किसी को सुपारी दी हो। खबरी नेटवर्क को एक्टिव करते हैं, नोएडा और कानपुर, इन दोनों जगह के हिस्ट्री शीटर्स को स्कैन करने के लिए बोलते हैं। अगर इन दोनों में से किसी भी जगह से सुपारी निकली होगी तो पता चल जाएगा। नुसरत बेटा, मैं समझती हूँ जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद शाहिद तुम्हारा शौहर है, तुम्हें उसकी याद तो आती होगी, लेकिन जो गलती शाहिद ने की ना वो माफी के लायक नहीं थी। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। यही तो मुश्किल है ना अम्मी, आप सब ने वही किया जो आप सबको सही लगा। आपको सही लगा तो आपने शाहिद की मर्जी के बगैर उनका निकाह हमसे करवा दिया। शाहिद को सही लगा तो उन्होंने मुझे बिना बताए अपना जीवन साथी चुना। आपको सही लगा तो आपने उनको घर से निकाल दिया। असलम को सही लगा तो उन्होंने, इन सब में मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया ना आज मेरे पास शौहर है, ना आज मेरे पास औलाद है। अरे मुझे तो ये तक भी नहीं पता कि शायद जिंदा है या नहीं। अम्मी, अगर आज तक आप सब कुछ सही करती आई तो मेरे साथ गलत कैसे हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने सारे सस्पेक्ट्स हैं पर किसी के खिलाफ भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है। सर, अदिति के ताऊ जगमोहन रावत, पिता सुभाष रावत और प्रोफेसर विनीत अग्रवाल, इन सबके कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए, सब क्लियर है सर। पर ये असलम के कॉल रिकॉर्ड में सर गड़बड़ दिखाई दे रहा है। 10 और 11 सितंबर को इसका फोन स्विच ऑफ था। उसे अदिति और शाहिद के नोएडा जाने के बारे में खबर मिल गई होगी। उसने इन दोनों का पीछा किया होगा और मौका देखते ही मर्डर कर दिया होगा, और इस दौरान जानबूझकर अपना मोबाइल फोन बंद रखा होगा ताकि उसकी लोकेशन किसी को पता ना चल पाए। तो शाहिद का दोस्त मनोज गोयल, जिसने शाहिद और अदिति को लास्ट टाइम देखा था, वो भी रायबरेली से है। सर शायद मनोज भी असलम को जानता हो, उसे आइडिया हो कि असलम नोएडा आया था या नहीं। बात करो मनोज। और मैं असलम को उठाता हूँ सर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कोई लिंक मिस कर रहे हैं। कुछ तो है जो सही नहीं बैठ रहा है कि अदिति का कातिल खेल खेल रहा है हमारे साथ। है हिम्मत मुझ में पर उम्मीद थोड़ी कम, कर दे दो तुम साथ तो साथ उड़ जाएं हम। वेरी नाइस, इट्स एक्चुअली वेरी नाइस। एक काम करना, अपने इस असाइनमेंट का एंड तुम इसी पोएम से करना। इनफैक्ट तुम ये पोएम पूरी क्लास के सामने सुनाओगी। नहीं नहीं सर, अब
आपके सामने बोल लिया, पर सबके सामने नहीं बोल पाऊंगी। अरे क्या हुआ, जैसे मेरे सामने बोला वैसे सबके सामने बोलना। डोंट गेट स्कैर्ड, मैं हूं ना। आपकी बात अलग है सर। आप शायद ऐसे इकलौते इंसान हैं जिसके सामने मैं ऐसे पोयम सुना पाई, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ। झूठ झूठ बोला था तुमने। मैं इकलौता नहीं था, कोई और भी था। आ गया? जमानत मिली या जेल की दीवार फांद के आया है? ताना मारने की जरूरत नहीं है, पता है मुझे। पुलिस को आप ही ने चुगली की होगी। आपको लगता है अदिति और शाहिद को मैंने मारा? मुझे किसी को चुगली करने की जरूरत नहीं बच्चे, लेकिन हाँ, अगर मुझे पता चला कि तूने मेरे शाहिद के साथ कुछ किया है तो मैं पुलिस के पास जरूर जाऊंगी, लेकिन तुझे मारने के बाद। हाँ मैडम, शाहिद के साले का नाम असलम है, पर मुझे ये नहीं पता कि असलम शाहिद से गुस्सा था या नहीं। मैं उससे कभी नहीं मिला। और कुछ पता असलम के बारे में कि 10 और 11 तारीख को वो नोएडा में था या नहीं था? पता नहीं मैडम, पर असलम ने कुछ किया क्या? शाहिद के बारे में कुछ पता चला कि वो कहाँ है? मैम वो मिल तो जाएगा ना? मैम कभी कभी लगता है कि अदिति की तरह कहीं वो भी। मनोज, अभी इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन अगर तुम्हें कुछ पता चलता है या कुछ याद आता है तो हमें फौरन बता। जी मैडम। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? जब देखो उठा ले आते हैं। सब समझता हूँ मैं, आप लोग को कोई मिल नहीं रहा है इसलिए बार बार मुझे बलि का बकरा बना रहे हैं। गरीब आदमी उसने मेरा फायदा देख असलम, ये नौटंकी ना नेताओं के लिए छोड़ते। इस बार पुलिस का डंडा चालू हुआ ना तो फिर रुकना मुश्किल है, सोच ले। कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 10 और 11 सितंबर को तेरा फोन बंद था। फोन क्यों बंद था तेरा? कहाँ था 2 दिन? यहाँ नोएडा शाहिद के बीच आया था ना तू? नहीं सर, दोनों दिन मैं अपने घर पर ही था। मेरा फोन खराब हो गया था इसलिए बंद था, और मैं बीमार था इसलिए फोन ठीक करवाने बाहर नहीं जा पाया। इन 2 दिन में तेरे साथ था कोई जो तेरी इस बात को कंफर्म कर सके? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता असलम कि जिस रात अदिति का मर्डर हुआ उस रात तेरा फोन भी खराब था। बल्कि सच ये है कि फोन तूने जानबूझ के बंद रखा था ताकि ये पता ना चल सके कि तू इधर नोएडा में था। फंस गया तू असलम। बेहतर तेरे लिए यही है जो भी सच है वो गलत है, नहीं तो ऐसा बीमार करेंगे कि जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो पाएगा। सोच ले। असलम को बुरी तरह से तोड़ा, लेकिन अभी वो वही रट लगाया हुआ है कि 10 और 11 सितंबर को रायबरेली में ही था। इस बात के कोई सबूत नहीं है और ना ही उसकी बहन को इसके बारे में कुछ पता है ठीक से। सर, अदिति के मर्डर में असलम के हाथ होने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन असलम के खिलाफ अभी सारे सबूत सर्कमस्टेंशियल है। उसे बुक करने के लिए हमारे पास कुछ सॉलिड होना चाहिए। साहब, मैं देता हूँ ना सॉलिड खबर। कल शाम को मैं नोएडा हाईवे के ढाबे पे बैठा हुआ था। उस वक्त वो अपना हिस्ट्री सीटर है ना मोंटी, वो भी वहाँ पर आया हुआ था। अब क्या बताऊँ दोस्त, आजकल लोगों को जुर्म की कदर ही नहीं है। साला पूरे नोएडा में रेड गिर गया, इसलिए ना मैंने अब बाहर का काम उठाना शुरू कर दिया। अभी कानपुर का काम उठाया था। बड़ा काम था क्या मोंटी भाई? अबे जबरदस्त काम था, एकदम जासूस टाइप का। पेमेंट सुनेगा ना तो साला दब के ही मर जाएगा। एक हिंदू मुस्लिम जोड़े को ढूंढने का काम था, सालों ने भाग के शादी की थी। तो काम हो गया था? अबे मोंटी शैम्पू कोई काम ले और वो होना, ऐसा होएगा कभी? उठा लो मोंटी को। अब ये मोंटी बताएगा कि इसने कैसे किया और किसके कहने पर किया। चल बोल, वो हिंदू मुस्लिम जोड़ा कौन है और उनका पता लगाने के लिए तुझे किसने भेजा था? बोल। अबे बोल। बाल नहीं साहब, सब बाल छोड़ दो साहब, प्लीज बाल छोड़ दो। आजकल फैशन में है ना, बिना बाल वाले हीरो की फिल्में ज्यादा हिट हो रही है। चल बेटा, तुझे डायरेक्ट हीरो बनाते हैं। यादव जरा कैंची तो लेकर। सब बाल नहीं साहब, सब बताता हूँ मैं बताता हूँ। सब लड़की का नाम अदिति रावत और लड़के का नाम शाहिद बेग था। उनको ढूंढने का काम मिला था साहब। मैंने यूपी, दिल्ली, नोएडा हर जगह अपने लड़के घुमाए, लेकिन साहब उनका कुछ नहीं पता चल पाया साहब। अबे ओए, नौटंकी बंद कर, समझा? अभी सच सच बोल, शाहिद की लाश कहाँ है और उनके लिए सुपारी किसने दी? जगमोहन रावत ने या असलम ने? देखिए, बात को घुमाइए मत, सीधे सीधे बोलिए कि आपको लगता है मैंने अदिति को मारा है और आप मुझे गिरफ्तार करने आए। हम आपको नहीं, आपके भाई को गिरफ्तार करने आए। सुभाष को क्या किया इसने? वो तो यही बेहतर बता पाएंगे। मोंटी को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसने तुम्हारा नाम लिया। साहब 10 सितंबर को सुभाष रावत ने मुझे फोन किया था साहब। डन साहब, काम हो जाएगा, दोनों को ढूंढ लूंगा मैं। मेरे आदमी हर जगह काम होती मैं आपको बता दूंगा।
उसके आगे क्या करना है साहब, आप ये बताइए मुझे। उसके बाद क्या करना है मिलने के बाद बताऊंगा। उनके मिलते ही मुझे फोन करना, तुरंत। आपको देखकर ऐसा लगा नहीं कि आप इतने पहुंचे हुए निकलेंगे। एक हिस्ट्री शीटर से कांटेक्ट करके आपने उसे सुपारी भी दे दी। मैंने मोंटी को सुपारी अदिति को बचाने के लिए दी थी, उसे मारने के लिए नहीं। भैया बहुत गुस्से में थे और मुझे डर था कि कहीं वो उस गुस्से में अदिति को कोई नुकसान न पहुंचा दे। बेवकूफ समझ रहे हैं आप। देखिए, जो अभी सच है बता दीजिए। सच उगलवाने के लिए हमें हमारे तरीके आजमाने पर मजबूर मत कीजिए। मैं सच बोल रहा हूँ सर, आप मोंटी से पूछ लीजिए। क्या मैंने एक बार भी उसे अदिति या शाहिद को मारने के लिए कहा था? नहीं, मैंने उसे उन दोनों को ढूंढने के लिए कहा था। इसके बाद की प्लानिंग मैं पहले ही कर चुका था। मैं उन्हें सबसे छुपाकर चेन्नई भेजने वाला था, अपने दोस्त वेंकटेश मूर्ति के पास। वो मेरा कॉलेज का फ्रेंड है और मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे उस पर भरोसा था, इसलिए मैंने सारी बातें उसे पहले ही बता दी थी। लेकिन इससे पहले कि मोंटी अदिति का पता लगा पाता, हमें अदिति की लाश मिलने के बारे में पता चला। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है तो आप वेंकटेश से पूछ लीजिए, उसका नंबर है मेरे पास। अदिति का मर्डर 11 तारीख को और 12 तारीख को शाहिद ने अपने दोस्त को फोन किया था कि कुछ लोग अदिति को उठाकर ले गए। मनोज, वो लोग अदिति को उठा के ले गए। आपको क्या लगता है शाहिद का दोस्त आपके भाई जगमोहन की बात कर रहा था? मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मेरा अपना भाई मेरे बारे में इतनी घटिया सोच रखता है। ज्योति, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? ओह, तो आज मेरे समझ में आया कि मेरा परिवार मेरे बारे में क्या जानता है, क्या समझता है। क्योंकि आपने कभी किसी को समझने का मौका ही नहीं दिया ना। सुभाष, मैंने हर फैसले में तू मेरे साथ खड़ा था। मैंने कभी कोई फैसला अकेले में नहीं लिया है। हम लोग भाई है सुभाष, हमारी परवरिश, हमारी सोच एक सी है। अदिति के देर से घर आने से लेकर उसके जीन्स पहनने, लड़कों के साथ बात करने, पढ़ाई के लिए बाहर जाने तक तुझे भी हर बात खटेती थी जितनी कि मुझे। और अगर ऐसा नहीं था तो तूने मुझे टोका क्यों नहीं? क्योंकि तू भी वही चाहता था। फर्क सिर्फ इतना है कि तूने हर बार बंदूक मेरे कंधे पर रखकर चलाई। अदिति और शाहिद की शादी से तुझे भी उतना ही बुरा लगा था जितना कि मुझे। क्या पता तूने मोंटी को उन्हें बचाने के लिए भेजा था या मारने के लिए। आप कह रहे हो कि मैं खुद अपनी बेटी को मरवाऊंगा? अच्छा, अपनी बेटी? आज जब तेरी अपनी बेटी की बात आई तो तूने बिना सोचे समझे मुझ पर उंगली उठा दी। सुभाष, एक ही सिक्के के दो पहलू है हम। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे चेहरे अलग अलग हैं। तूने मुखड़ा पहन रखा है और मेरा सच सबके सामने है। जब शक दिलों में घर कर जाता है तो रिश्तों में भी दरारें पड़ने लगती हैं। और यहां भी ऐसा ही हो रहा था। सभी एक दूसरे पर शक कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे, लेकिन दावे के साथ किसी के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं। आखिरकार पुलिस को एक ठोस सुराग मिलने वाला था। कातिल के चेहरे पर से मुखौटा उतरने वाला था। हेलो, एक टेम्पो का नंबर भेज रही हूँ, उसके ओनर की डिटेल चाहिए मुझे तुरंत। मैं जानता हूं तुम्हारी मां तुमसे छुप कर मिलती है। तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा तुम हमारे परिवार से दूर रहो और ये बात दोबारा मुझे दोहरानी न पड़े। छूट क्या रहा है उसे? असलम भी कुछ नहीं बोल रहा है, उसके खिलाफ भी कुछ नहीं मिल रहा है, बाकी सबके कॉल रिकॉर्ड्स भी क्लीन है। चोरी किए गए गहनों के बारे में भी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली था। तकरीबन 15 लाख के थे। पक्का कातिल के पास ही होंगे, क्योंकि अगर उसने गहने बेचने की कोशिश की होती तो नोएडा, कानपुर या रायबरेली के किसी ज्वेलरी शॉप से ऐसी कोई खबर सामने आ ही जाती। 12 सितंबर की सुबह 2:54 पे ये टेम्पो चिवारी गांव की तरफ मुड़ा था। उस रात भर में ये अकेला व्हीकल है जो 1 बजे के बाद उस रास्ते से गुजरा था। तब मुझे पूरा यकीन है अदिति को इसी टेम्पो में ले जाया गया होगा। और सर, सबसे बड़ी बात, इस टेम्पो के ड्राइवर ने बताया कि उसके मालिक ने अचानक से उस रात फोन करके ये टेम्पो मंगवाया था। इसका मालिक का नाम?
अरे 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 अरे, दुल्हन क्यों बन रहा है? एक बार तेरी शक्ल तो देखने दे ठीक से। अड़ा तो तू है, ससुराल से बुलावा है तेरी, वहां चलकर चाहे जितनी मर्जी शर्मा लेना। हेलो सर, ये अदिति की ज्वेलरी लग रही है। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अबे चुप, वो टेम्पो मिल गया हमें जिसमें तू अदिति की लाश को लेकर गया था जंगल में। अभी सीधी तरह से ये बोल, शाहिद की लाश को कहां ठिकाने लगाया तूने? ए रुक, कौन है तू? रुक इधर। पकड़ो इसे। शाहिद बेग, ये जब से आया तब से इसने मुझे एक बार भी गहने छूने तक नहीं दिए। आज जब ये खाना लेने बाहर गया, मैंने सोचा 2-4 गहने निकाल ले। मेरे साथ गद्दारी कर रहा था। इतना गिरा हुआ इंसान है। बंद करिए नौटंकी। और ये कैसी प्रेम कहानी है जिसमें लैला मर गई और मजनू अभी तक जिंदा है और उसके गहने दबाकर बैठा है? ऐसा मत कहिए सब, सच्चा प्यार कर देते हम दोनों। निकाह भी किया था हमने, सबकी सहमति से नया घर बसाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो तुम अदिति को लेकर यहाँ नोएडा मनोज के घर ले आए और सर हम इसके दिए हुए घर में खुश थे। खुश तो हो ना तुम? मैं बहुत खुश हूँ। हम दोनों साथ हैं, यही काफी है। क्या बन रहा है भाई खाने में? मैं बस रोटियां बना रही हूँ, आप दोनों खाने बैठ जाइए। खुश तो हो ना तुम दोनों यहाँ? हाँ यार, तेरी वजह से कम हम दोनों के सर के ऊपर छत तो है, वरना पता नहीं हम दोनों कहाँ कहाँ भटकते रहते। मैं प्लेट्स लगाता हूँ। शाहिद ने मुझे कई महीने पहले अदिति की फ़ोटो भेजी थी। मुझे वो तभी से अच्छी लगने लगी थी, और जब मैंने अदिति को सामने से देखा तो मेरा दिमाग घूम गया। मुझे हर जगह हर वक्त वही दिखाई देती थी। बस एक बार उसे पूरी तरह से पाना चाहता था। उसे सामने से देखकर बहुत बेचैन हो गया था मैं। मनोज भैया, शाहिद बस 5 मिनट में नहाकर आएगा, तब तक आप चाय पीजिए। साहब इस कमीने के मन में क्या चल रहा था मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। फिर आगे? मैं अदिति से अकेले में मिलना चाहता था, उसे एक बार छूना चाहता था। इसीलिए मैंने एक नौकरी के इंटरव्यू के बहाने इसे घर से दूर भेज दिया और खुद अदिति के पास चला गया। हो गया अदिति? हाँ, बस 2 मिनट। भैया आप वहाँ जाकर बैठिए ना, मैं चाय लाती हूँ। भैया क्यों बोल रही हो यार? नहीं, मैं तुम्हारा भैया हूँ, ना तुम मेरी भाभी। रात तो शाहिद भी नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो शाहिद करता है। दूर रहिए, पागल तो नहीं हो गए? देखिए, आप मुझसे दूर रहिए वरना ठीक नहीं होगा। शादीशुदा शाहिद में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मुझे क्यों मना कर रही है? तो पागल तो नहीं हो गए? अब जाइए यहाँ से। साहब तब तक भी मुझे नहीं मालूम था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उस दिन जब मैं घर वापस आया तब मुझे पता चला कि कितना बड़ा कमीना है ये। अदिति, अदिति, अदिति! ये क्या किया तूने? शाहिद शांत हो जा भाई, देख गलती हो गई यार, बहक गया था। बहक गया था? चल मेरी बीवी थी वो, प्यार करता था मैं उससे, छोड़ूंगा नहीं तुझे। शाहिद चल, बोला यार गलती हो गई। दिमाग शांत रख और मेरी बात ध्यान से सुन। देख रोग आकर अगर तूने ये ड्रामा किया ना तो देख हम दोनों फंसेंगे, और मैं बोल दूंगा कि इस कत्ल में तू भी शामिल है, और अदिति के घर वाले तुरंत मान जाएंगे। इसलिए हमारे लिए अच्छा यही होगा कि इस मामले को यहीं दबा दें।
तुझे क्या लगता है तेरे बहकावे में मैं आ जाऊंगा? तेरा सच में दिमाग खराब हो गया है? देख शाहिद भाई, मेरी बात सुन यार, हम सालों पुराने दोस्त हैं यार, एक लड़की के चक्कर में अपनी दोस्ती खराब करेगा? अरे ये तो गई, वापस नहीं आएगी। इसके जैसी हजारों लड़कियां तुझे मिलेंगी। तुझे नई जिंदगी शुरू करनी थी ना, रायबरेली से बाहर निकलना था। मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मेरे पास पूरा प्लान है और हमारे पास इसके गहने भी हैं यार। हम दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी, समझ रहा है मेरी बात? जिस लड़की ने तेरे लिए अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, ऐशो आराम छोड़ा, कुछ नहीं देखा तेरे सामने, उस लड़की की मौत से तू 5 मिनट में उबर गया। ये प्यार था तेरा अदिति के लिए? क्या करता सर मैं, आप ही बताइए। अदिति तो मर गई थी, वापस नहीं आने वाली, इसलिए मनोज जैसा कहता रहा मैं वो करता रहा। शायद देख, इस काम को हमें बहुत संभाल कर और आराम से करना होगा, समझा? इसकी लाश को ना इसमें डालकर ले जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, देर रात को। मैं टेम्पो का जुगाड़ करता हूँ। मेरी दुकान में एक आदमी काम करता है जिसके पास पुराना टेम्पो है। अदिति की लाश को ठिकाने लगाने के बाद तू अपना फ़ोन ऑफ कर देना और फिर 2 दिन बाद अपना फ़ोन ऑन करना, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। जब पुलिस को अदिति की लाश मिलेगी ना, तो वो मुझसे पूछताछ करने आएगी, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम दोनों के पीछे कुछ लोग पड़े थे जिन्हें अदिति के परिवार वालों ने भेजा था। अदिति को उन्होंने मार दिया और तू अपनी जान बचाकर भागा। फिर तूने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया, तुमने फ़ोन ऑन किया, फिर तुम भी पकड़े गए और तुम्हारा फ़ोन फिर तुरंत बंद हो गया। इसमें पुलिस को यही लगेगा कि या तो तूने खुदकुशी की है या तेरे परिवार वालों ने तुझे मारा है। और जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता, मेरे पास एक और ठिकाना है, तू वहाँ छुप जा और सबसे पहले तेरा हुलिया बदलना पड़ेगा ताकि कोई तुझे पहचाने ना। कुछ गड़बड़ हो गई तो? मुझ पे भरोसा रख, ये मामला शांत हो जाने के बाद तेरे पास जो अदिति के गहने हैं ना, हम उसे बेच देंगे, बहुत पैसे मिलेंगे यार, अपनी लाइफ सेट हो जाएगी। चल, लाश को बोरी में डालते हैं और रात को 1 बजे निकलेंगे, समझा? और फिर अदिति की लाश को हम जंगल में फेंककर घर वापस आ गए। साले तू अदिति से प्यार करता था, 5 मिनट में उसके कातिल के प्लान में शामिल हो गया ताकि तू अदिति के पैसों से एक सुकून भरी जिंदगी शुरू कर सके। मैं इसके बहकावे में आ गया था, मैं सच कह रहा हूँ, उसकी मौत का मुझे अभी भी बहुत अफसोस है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तेरे जैसा स्वार्थी आदमी नहीं देखा। क्या नहीं था तेरे पास? हाँ, क्या नहीं था तेरे पास? एक समझदार बीवी थी, बेहद प्यार करने वाली अदिति थी, लेकिन सच ये है कि तू इनमें से किसी के लायक नहीं था। तमन्ना उड़ जाऊं नीले गगन में, पर कैसे उड़ूं, बंदिशें हैं इन परों में। है कांटों की दीवार रोके मुझे, ये प्रतिष्ठा की परछाई टोके मुझे। है अरमा छू लूं सितारों को, तोड़ दूं इन बंदिशों इन दीवारों को। है हिम्मत मुझ में पर उम्मीद थोड़ी कम है, कर दे दो तुम साथ तो साथ उड़ जाएं। झूठ का पर्दाफाश अक्सर इंसानी मंसूबों का भद्दा चेहरा सामने ले आता है। मुखौटा उतरते ही सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है और इंसान की स्वार्थी, घिनौनी और लालची मंशाओं पर रोशनी पड़ जाती है। लेकिन इससे ज्यादा खौफनाक हकीकत इंसान के अंदर छुपा हुआ अंधकार है, जिससे वो खुद भी वाकिफ नहीं होता और जिसका आभास उसे जिंदगी की मुसीबतों के साथ जूझते हुए ही होता है। शायद भी अपने भीतर छुपे अपने इस खतरनाक रूप को शायद नहीं पहचानता था। उसने स्वार्थी होकर सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन मुसीबत के वक्त उसकी स्वार्थी फितरत की वजह से उसका मुखौटा उतर गया और उसके पीछे छुपा असल, घिनौना और भयानक चेहरा सामने आ गया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।